हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच में आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए मुख्य परीक्षा होने वाली है, ठीक है, जो कि संभवतः क्या आप मान के चलिए कि ये जुलाई और आपकी अगस्त के बीच में 100% हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये तैयारी करने का काफ़ी सुनहरा अवसर है। आपके लिए अच्छे खासे 3 महीने या 4 महीने कह लीजिए पूरे मिल रहे हैं। तो इस समय का सदुपयोग करें और हमारे साथ मिलकर अपनी तैयारी को एक मुकाम तक ले जाएं, ठीक है। तो आज उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जूनियर असिस्टेंट के लिए ये दूसरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है, दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक। तो आशा है कि आप लोग मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। उनके जो भी फैक्ट्स होंगे वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही जो हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही यदि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो लाए जाते हैं आपको लगता है कि आपकी तैयारी में ये थोड़ा भी योगदान दे रहे हैं, 5%, 10%, या आपको लगता है कि हमारे द्वारा जो कंटेंट लाया जाता है वो आपके लिए उपयोगी है, तो आप हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक ज़रूर कर दिया करें। साथ ही अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में भी शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का। क्वेश्चन है कि कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। कंठ, ठीक, उच्चारण स्थान कह रहे हैं कौन सा है, कंठ, ठीक है। और कैसा व्यंजन, अल्प प्राण, ठीक, अल्प प्राण व्यंजन, ठीक। तो हमारे जो वर्णमाला है उसमें जो व्यंजन हैं और स्वर और व्यंजन होते हैं उनको हम लोग इनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे का वर्ग हुआ, ठीक, का वर्ग, चा वर्ग, ठीक है। ऐसे अलग अलग वर्णों में इनको डिवाइड किया है हमने और इनके जो उच्चारण का स्थान है वो सबका अलग अलग है, ठीक है। जैसे कंठ, ठीक है, पहला जो उच्चारण स्थान है वो हमारा कहाँ से शुरू करेंगे, हम लोग कंठ से शुरू करेंगे। तो पहला आता है हमारा कंठ, ठीक है। दूसरा आएगा तालु, ठीक, कंठ तालु। इसके बाद मूर्धन, ठीक, कंठ तालु मूर्धन और दंत और ओष्ठ, ठीक। ये हमारे क्या हैं, ये वर्ग हैं अलग अलग। साथ में इनको अल्प प्राण और महाप्राण में भी डिवाइड किया है हमने, ठीक है। तो पहला जो वर्ड होता वो अल्प प्राण होता, दूसरा वर्ड होता वो महा, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा भी इसमें क्या होता है, अल्प प्राण, ठीक। तो हमें इसमें देखना है कि कंठ से, यानी कंठ से है तो का वर्ग का ही होगा, ठीक। कंठ से है तो का वर्ग का होगा वो वर्ड यहाँ पर, ठीक है। वो व्यंजन किसका होगा, का वर्ग का। साथ में कैसा होना चाहिए, अल्प प्राण कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो अल्प प्राण जो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, ठीक है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है तो प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, कौन सा, दूसरा और चौथा, ठीक। दूसरा और जो चौथा वर्ड होता है वो कैसा होता है, महाप्राण होता है। कैसा होता है, महाप्राण होता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो वर्ग दिया गया है यहाँ पर वो सब कैसे होंगे, महाप्राण, ठीक। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो खा जो है ये का वर्ग में दूसरा वर्ड है, ठीक है। और छा है ये चा वर्ग में दूसरा, ठीक। और ठा है ये टा वर्ग में दूसरा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है इसमें जो सभी वर्ण हैं पहले ही ऑप्शन में वो क्या हैं, महाप्राण हैं, ठीक है। कैसे हैं, महाप्राण हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न है कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गईं।
सीता जो है सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। इसमें बताना है कि जो इसमें अव्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है, वो किस भेद का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें सीता जो है किसके साथ गई पुष्प वाटिका, सीता हैं वो अपनी सखियों के साथ गई। ठीक, तो इसमें है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, यहाँ पर प्रयोग किया गया है संबंध बोधक अव्यय का। तो राइट आंसर दोस्त यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। ठीक पहला पढ़ते हैं पुरस्कार। ठीक है दोस्त, ये पुरस्कार गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाता है, पुरस्कार होता है। ठीक है, क्या होता है पुरस्कार। बहुउद्देशीय में छोटा ऊ की मात्रा आएगी, तो ये पहला ऑप्शन अपना गया। ठीक, फिर है हमारा अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर दिया है वो क्या है, अतिशयोक्ति। ठीक, तो अतिशयोक्ति में जो अतिशयोक्ति तो यहाँ पर सही लिखा है, मंत्रिमंडल यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मंत्रिमंडल ऐसा लिखा जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन भी कट जाता है, दोनों कट गए। फिर कह रहे हैं गृहिणी और सुवासिनी, गृहिणी और सुवासिनी। तो गृहिणी की जो शुद्ध वर्तनी है वो हा पे छोटी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, तब ये सही होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 भी कट जाता। अब बचता हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चरमोत्कर्ष और हतोत्साह यहाँ पर जो वर्तनी है वो कैसी है दोस्त, शुद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग हमें बताना है। ठीक, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि क्षमा, बी घटना, सी क्षेत्र और डी जो है रीति। ठीक, तो हम पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का पता करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमें शब्द दिए गए हैं हम उनको किसी वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। ठीक है, तब हमें उसके लिंग का पता चल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है क्षमा, ये तो हमारा क्या है स्त्रीलिंग है। ठीक, घटना, घटी या घटित हुई। ठीक, तो ये भी हमारा हो गया किसमें, ये भी स्त्रीलिंग में चला जाता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है, जैसे हमने कहा कि वह क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। ठीक, ये तो नहीं कहेंगे काफ़ी अच्छी है। ठीक, तो यहाँ पर जो क्षेत्र है हमारा वो किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कि कौन सा बहुवचन है, हमें बताना है। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें इनमें से बताना कि इसमें बहुवचन कौन सा है, बहुवचन बताना है हमें। ऑप्शन ए कह रहे हवा, बी आग, सी समाचार और डी वर्षा। तो इनमें से जो बहुवचन है दोस्त कौन सा है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समाचार। ठीक है, क्योंकि समाचार क्या होता है, समाचार कई सारी खबरों का क्या होता है, एक संकलन होता है। ठीक है, समाचार हम जिसे कहेंगे तो क्या होगा, कई सारी खबरों का ये एक संकलन होगा। ठीक है, कोई एक चीज़ समाचार में, मतलब एक चीज़ का समाचार नहीं होता, उसमें कई चीज़ों का संकलन होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ पूर्ण विराम, मतलब पूर्ण विराम में तो हमें थोड़ा वहाँ पर रुकना पड़ता है। ठीक, तो पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकेंगे। ठीक, कम रुकेंगे मतलब आधा रुकेंगे उससे, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा क्या होगा, पूर्ण विराम ना होकर वहाँ पे अर्ध विराम होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कि अनुदित का संधि विच्छेद करें, अनुदित का संधि विच्छेद करें। ठीक, तो ऑप्शन पहला दिया हमारा अनु प्लस उदित। ठीक है, अनु प्लस उदित हमारा यही यहाँ पर क्या है, ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अनुदित का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अनु प्लस उदित। ठीक है, और इसमें आएगी हमारी कौन सी, बड़ा ऊ की मात्रा आती है किस वाली संधि में, ये आती है हमारी दीर्घ संधि में। ठीक है, किस में आएगी, बड़ा ऊ की, ठीक है, बड़ी ई की किस में आएगी, ये दीर्घ में आएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। देशार्पण में कौन सा समास है, देशार्पण में कौन सा समास है। ठीक, तो इसका हम जो शब्द दिया गया है देशार्पण,
तो देशार्पण का जो संधि विच्छेद करें, सॉरी संधि नहीं, समास विग्रह करेंगे यहाँ पर, तो देशार्पण का समास विग्रह हो जाएगा हमारा देश के लिए, क्या होगा, देश के लिए अर्पण, क्या होगा, देश के लिए अर्पण, ठीक। तो हमारा यहाँ पर देश के लिए अर्पण, यानी बीच में इसमें क्या आ रहा है, इसमें के लिए ये कारक चिन्ह हो गया, ठीक है। जिस समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वो समास हमारा क्या, कौन सा होता है वहाँ पर, वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। द्विगु समास में क्या होता, द्विगु समास में होता संख्यावाची शब्द होता है, ठीक है, संख्यावाची, जैसे चार चौराहा, ठीक, चौराहा। तो इसमें इसका जो विग्रह करेंगे तो वो होगा क्या, चार राहों का समूह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कर्मधारय में आता हमारा है जो, ठीक है। और अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्ययी भाव में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, ठीक, कौन सा वाक्य कह रहा है कि सरल वाक्य नहीं है, ठीक। तो रचना के आधार पर जो वाक्यों के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक। कौन सा, सरल, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा मिश्र वाक्य, ठीक है। तो ये हमारे रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार होते हैं, ठीक है। और सरल वाक्य कौन से होते हैं, सरल वाक्य वे होते हैं जिनमें केवल एक ही उद्देश्य होता है, ठीक है, एक ही उद्देश्य होता है और एक ही इनका क्या होता है, विधेय होता है, ठीक। जैसे लड़का दौड़ रहा है, ठीक, तो इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, इसमें भी एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है, तो ये भी हमारा सरल वाक्य हो गया, ठीक है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी सरल वाक्य हो गया। बोले तो इसमें ठीक है क्या है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधि। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें है, इस मेले का उद्देश्य है कि, ठीक। अब यहाँ पर ये शब्द जुड़ गया कि व्यापार में वृद्धि हो, तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य, सॉरी संयुक्त नहीं, मिश्र वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य में कैसे जुड़ते हैं, योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ते हैं, ठीक। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। सरल वाक्य कौन सा नहीं है, डी वाला। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक। तत्सम और तद्भव ऐसे शब्द जो हमने संस्कृत से हूबहू ले लिए हैं वो हमारे तत्सम शब्द हैं, और तद्भव वो हैं जिनमें हमने उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया है, वो तद्भव हैं, ठीक है। तो इसमें तत्सम हम कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है, कपाट जो है वो तत्सम है, कीटक तत्सम है, कुंभकार तत्सम है, कूची जो है वो कैसा है, वो तद्भव है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कूची, ठीक है। कूची हमारा तद्भव होगा, कूची का जो तत्सम होता है वो होता है कूर्चिका। क्या होगा इसका तत्सम, कूर्चिका। चलिए नेक्स्ट, किन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है, ठीक है। कह रहे कि यहाँ पर ये समश्रुत मतलब कुछ समान दिखने वाले शब्द, ठीक है, मतलब पढ़ने में हमें ऐसे लगते हैं कि समान हैं लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो कह रहे कि इनमें से कौन सा जो जोड़ा दिया गया है, ठीक है, वो सुसंगत नहीं है, यानी आपस में मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया आसन, ठीक, आसन का अर्थ दे रहे ये लोग समीपस्थ, ठीक, आसन का अर्थ दे रहे समीपस्थ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर हमारा कैसा है, सुसंगत नहीं है, ठीक है। आसन का अर्थ जो होता है वो है बैठने की विधि, और आसन्न का मतलब होता है समीपस्थ या हमारे निकट वाला, ठीक है। आसन्न यानी निकट या हमारे पास वाला, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ये सुसंगत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, बाकी इसमें देखिए पट जो है, पट मीन वस्त्र होता है और पटु मीन्स निपुण होता है, ये भी सही है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि वाक् पटुता, यानी उसकी वाणी की जो निपुणता है वो कैसी है, अच्छी है। वाक् पटुता यानी बोलने में कैसा है, वो निपुण है। पृष्ठ और पृष्ठ, ठीक, तो पृष्ठ मतलब
पूछा हुआ, और पृष्ठ मतलब पीछे का या पीठ, ठीक। इसके बाद गौड़ और गौड़, ठीक। गौड़ मतलब ये ब्राह्मणों की एक जाति है, और गौड़ मतलब जो प्रधान ना हो, ठीक है, कैसा ना हो, प्रधान ना हो। नेक्स्ट, फिर इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा, ठीक। खोज का अनेकार्थी अनुसंधान होता है, ठीक, तलाश होता है और जिज्ञासा होता है। यहाँ पर जो खोज का अनेकार्थी शब्द है कौन कौन है, अनुसंधान, जिज्ञासा और तलाश। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो हमारा खोज का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, ठीक है, खोज का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इच्छा पूर्ति। 14वां प्रश्न है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से इनमें से एक वर्ग, यानी ये चार ऑप्शंस में से हमें ग्रुप दिए हैं, चारों ग्रुप दिए हैं कि इनमें से एक वर्ग जो है वो कैसा है, शुद्ध है, मतलब उसमें सारे पर्यायवाची शुद्ध हैं। तो हम पढ़ते हैं इसमें इंद्र, रतीश, शस्त्राक्ष और मधवा, ठीक, ये नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये शुद्ध नहीं है, ठीक। और इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया है घर, ठीक, घर को निकेतन भी कहते, आयतन भी कहते, निलय भी कहते और ग्रह भी कहते। ये क्या हैं, ये सारे के सारे किसके ये घर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन से सही युग्म है, विलोम शब्द की दृष्टि से, ठीक। तो अकीर्ण का ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अकीर्ण का ये विलोम बता रहे हैं विकीर्ण। अकीर्ण का जो विलोम बता रहे हैं वो बता रहे हैं ये विकीर्ण, ठीक है। तो ये तो गलत है, ठीक। अकीर्ण का विकीर्ण नहीं होगा, ये संकीर्ण का विकीर्ण होता है। किसका, संकीर्ण का होता है। फिर कह रहा है इप्सित का अभीप्सित, ठीक, इप्सित का अभीप्सित कह रहे हैं, ठीक, जो कि ये भी गलत है। इप्सित का होता है हमारा इनिप्सित, ठीक है, क्या होता है, इनिप्सित, ठीक। तो ये गलत हो गया। सी कह रहे हैं कि आद्रत और निराद्रत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर राइट हो जाता है। आद्रत का जो विलोम होता है वो निराद्रत होता है, ठीक है। यहाँ पर दोष का ये यहाँ गुण सदोष दे रहे हैं, तो दोष का होता है गुण, दोस्त का क्या होगा, गुण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और शानदार क्वेश्चन हैं, आप लोग ज़रूर इसको पूरा देखें, मज़ा आएगा। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, ठीक, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि मुकुल, वी अधखिला, सी कमल और डी जो है वो है पुष्प, ठीक। तो ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो ऐसे, इसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है दोस्त मुकुल। क्या कहते हैं उसको, मुकुल कहते हैं, ठीक है, मुकुल कहते हैं। इसके साथ साथ इसको कलिका, कली, शिगुफा और गुंजा आदि भी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब तब करना मुहावरे का अर्थ है, ठीक, मतलब अब तब कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई यहाँ पर बहाना बना रहे हैं। तो अब तब का जो अर्थ होगा मुहावरे का, सीधा सा है, सिंपल सा है, ठीक है, वो होगा बहाने बनाना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बहाने बनाना। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, कह रहे हैं कि अमरस क्या है। अमरस क्या है, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि एक काव्य दोष है, बी एक संचारी भाव है, सी एक काव्य गुण है, डी एक अलंकार है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अमरस जो है वो क्या है अमरस है एक संचारी भाव, ठीक, राइट आंसर होगा हमारा अमरस एक क्या है, अमरस एक संचारी भाव है, ठीक है। अच्छा, संचारी भाव होते क्या हैं, ठीक, हमारे मन में आने या जाने वाले जो विचार होते हैं, ठीक है, हमारे मन में आने वाले या जाने वाले या संचरण करने वाले विचारों को हम लोग क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। तो संचारी भाव की जो कुल संख्या है वो कितनी है, वो 33 है, ठीक। संचारी भाव हैं जो, उनकी जो कुल संख्या है वो है कैसी, 33 है। उसी में से अमरस एक संचारी भाव है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है
कि हमारा मान लीजिए ये भाव हमें उत्पन्न कब होता है, ठीक है, ये भाव हमें उत्पन्न होता है कि जैसे हमारा सामने वाला जो शत्रु है वो कैसा, हमसे बलशाली है, ठीक है, हमारा जो विरोधी है वो हमसे अधिक शक्तिशाली है और हम उससे क्या हैं, हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, यानी उसका विरोध करने में सक्षम नहीं है। तो हमारी जो अक्षमता है उसकी वजह से हमारे दिमाग में क्या होगा, एक दुख उत्पन्न होगा, ठीक है, हमारी जो अक्षमता है उसकी वजह से हमारे दिमाग में एक दुख उत्पन्न होगा, एक भाव उत्पन्न होगा, ठीक है। तो उसी भाव को हम लोग क्या कहेंगे, अमर्ष भाव, ठीक है, अमर्ष संचारी भाव, ठीक, समझ गए आप लोग। यानी हमारा जो शत्रु है वो कैसा, हमसे काफ़ी दमदार है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम आपस में हम मतलब अकेले बैठ के यही सोचते रहेंगे और उससे हमें क्या होगा, एक दुख उत्पन्न होगा। नेक्स्ट फिर क्या, घनाक्षरी कौन सा छंद है, घनाक्षरी कौन सा छंद है, ऑप्शन ए मात्रिक, वी वार्णिक, सी मिश्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो घनाक्षरी दोस्त वो है हमारा वार्णिक छंद। कैसा है, घनाक्षरी जो होता है एक वार्णिक छंद होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 20 है कि बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से, ठीक है। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। कह रहे कि इसमें कौन सा अलंकार है ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें जो है दोस्तों क्या है, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब जहाँ बातों को बड़ा चढ़ाकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया हो, ठीक है, बातों को काफ़ी बड़ा चढ़ाकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया हो, वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 21वां है कि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें डॉट 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 चाहिए, ठीक है। कह रहे क्या करना चाहिए, ऑप्शन कह रहा है चादर तान कर सोना चाहिए, ठीक। चोरी करके भाई कोई चादर तान कर तो सोए, मतलब आपको कोई शाबाशी तो देगा नहीं कि भाई चोरी कर ली तो चादर तान कर सो जाओ आराम से, नहीं कहेगा ना। छठी का दूध याद आना, मतलब छठी का दूध याद आना, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ठीक है। यदि आपने चोरी की है तो आपसे लोग कहेंगे कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुमने इतना गंदा काम क्यों किया है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर हमें 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला है कि मैंने गुरुजी का दर्शन किया, ठीक, मैंने गुरुजी का दर्शन किया, तो ये गलत होगा क्योंकि गुरुजी हमारे लिए कैसे होते हैं, पूज्य होते हैं, तो उनके लिए एक आदर भाव होना चाहिए। हमारा जो उनके लिए अभिवादन होगा या शब्द होंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, एक उनके लिए सम्मान होना चाहिए, ठीक है, सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। फिर है कि मैंने गुरुजी को दर्शन किए, ये भी गलत है। मैंने गुरुजी को दर्शन किए, ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ठीक है। इसमें एक सम्मान पूर्वक यानी एक आदर आपको झलक रहा है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो बाकी में कारक का जो प्रयोग किया गया है, ठीक है, को, का, को, ठीक, ये क्या है, ये कारक संबंधी इसमें क्या है, अशुद्धि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा गद्यांश, ठीक है। गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के 5 प्रश्न हैं, तो आप लोग केवल इसको पढ़ने में काफ़ी समय व्यतीत होगा, ठीक है, यहाँ पढ़ने का समय नहीं है, मैं केवल आपके लिए इसके क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ा गद्यांश है, चूँकि इस सिलेबस में इसलिए हमको लेना पड़ता है, ठीक है। आपकी सिलेबस में एक आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा, तो आप लोग एक बार देख लेंगे तो शायद आपको हो सकता है आपको यही छपा मिल जाए पेपर में, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि कोई भी चीज़ छूटे ना, हम लोग हर एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक। तो इसमें पहला है कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि
अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया, क्यों कहा गया? मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है, और मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, जो कि हमें इसमें मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, ये है, देखिए जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई अवयव बिगड़ जाता है तो इसका प्रभाव कैसा? पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हम सोच रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है, क्योंकि लंबा होने पर अब दिक्कत होता है, लोग उसको देखना स्किप कर देते हैं। फिर है कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। क्या चुनौती थी इसमें? तो गद्यांश में हमें इसमें मिलेगा आपको कि शल्य चिकित्सकों द्वारा जो चुनौतीपूर्ण चीज़ है वो है अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ठीक है, जिस प्रकार हम इसमें कहा गया है गद्यांश में कि जिस प्रकार हमारी जो मशीन होती है उसमें कोई पुर्जा होता है वो खराब हो जाता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसको चेंज करके दूसरा पुर्जा डाल देते हैं और वो मशीन फिर से पुनः चालू हो जाती है। तो चिकित्सकों द्वारा, शल्य चिकित्सकों द्वारा ये दिमाग लगाया गया कि जिस प्रकार मशीनों में ऐसा हो जाता है तो हमारा जो शरीर है वो भी तो एक मशीन है, इसमें भी तो ये सब होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी हम यदि पुर्जों को चेंज करेंगे यानी अंगों को अपने प्रत्यारोपण करेंगे तो शरीर को सामान्य हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय। ठीक, निरामय का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहे नवीन, बी अद्भुत, सी स्वस्थ और डी सुंदर। तो निरामय का मतलब हमारा जो शरीर है वो कैसा हो? निरामय यानी स्वस्थ हो। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्योंकि मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्यों माना है? क्योंकि लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि है, ऐसा कुछ नहीं है। मन की शक्ति अपराजेय है, ये तो सही है, लेकिन मानव सृष्टि का सिरमौर है, ऐसा कुछ नहीं है। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा कि हमारे मानव मन में जो घटित होता है वही किसमें? वही सृष्टि में घटित होता है। चलिए 28वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि योगवाणी के लिए, बी चिदम्बरा के लिए, सी पल्लव के लिए और डी जो दिया है वो है बीड़ा के लिए। ठीक, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1968 से। ठीक है, 1968 से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिर निम्न में से कौन जीवनी है? निम्न में से इनमें से कह रहे कि कौन सी जीवनी है? ऑप्शन ए, जीवनी मतलब होती है कि ठीक है, किसी लेखक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर आधारित, उनके जीवन पर लिखी गई कोई पुस्तक। ठीक है, और आत्मकथा होती है जो स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। ठीक है, जिसमें जो लेखक होता है वो खुद की कहानी, उसमें मतलब उसके जीवन में जो जो घटनाएं घटी हैं, ठीक है, वो सारी उसमें वो लिखता है। ठीक, और जीवनी में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे के जीवन की सारी जो घटनाएं हैं या जो भी उसके जीवन में दिनचर्या घटित हुई है वो सारा उसमें लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहे कि अतीत के चलचित्र, बी चिंतामणि, सी आवारा मसीहा और डी जो है नीड़ का निर्माण फिर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है
आवारा मसीहा, ठीक है। आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित, ठीक है। इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। और ये किसकी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की क्या है? ये जीवनी है, ठीक। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी विष्णु प्रभाकर के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक। अतीत के चलचित्र, ये भी कई बार ये पूछी जाती है कि ये जो कृति है ये किसकी है, तो अतीत के चलचित्र हैं महादेवी वर्मा की। याद रखना आप लोग, अतीत के चलचित्र जो है वो किसकी है? ये महादेवी वर्मा की है, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है? चिंतामणि। तो चिंतामणि जो है वो एक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित क्या है? रामचंद्र शुक्ल, ठीक। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित ये क्या है? एक निबंधात्मक ग्रंथ है, ठीक है। और नीड़ का निर्माण फिर है जो, वो क्या है? ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक आत्मकथा है, ठीक। चलिए 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शीर्ष को उचित क्रम में लगाना है, यानी इसको रीअरेंजमेंट हमें करना है। चलिए देखते हैं। हिंदी वालों के लिए यह एक समय, हिंदी वालों के लिए यह समय एक हिंदी वालों के लिए यह समय एक और तो ठंडे मन से स्थिति को समझने का, और दूसरी और खुद अपने 4 प्रदेशों में से जल्द हिंदी को सरकारी कामकाज, शिक्षालयों, न्यायालयों और सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लागू करने और हिंदी भाषा और साहित्य को अधिक से अधिक समृद्ध और सशक्त बनाने का है। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हमारा हिंदी का जो पोर्शन है वो समाप्त होता है, और अब आता है हमारा सामान्य जानकारी या जनरल नॉलेज का पोर्शन, ठीक है। जनरल नॉलेज का पोर्शन जिसके आपके लिए कितने 15 क्वेश्चन सॉरी 20 क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधानों में शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। वित्त मंत्री को उस समय क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सुमंत, बी सुरूनवीस, सी पेशवा और डी अमात्य, ठीक। तो शिवाजी के टाइम में उनके जो अष्टप्रधान थे उनमें जो पेशवा होता था वो कौन होता था? वो प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को, ठीक। लेकिन हमें बताना है कि वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था। तो वित्त मंत्री को दोस्त उनके दरबार में कहा जाता था अमात्य, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अमात्य और साथ में मजूमदार भी कहते थे। क्या कहते थे? मजूमदार, ठीक। तो शिवाजी के कौन थे? शिवाजी के अष्ट प्रधान थे। और एक और अष्ट से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आता है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज शिवाजी के जो दरबार में थे अष्ट प्रधान, और अष्टदिग्गज थे वो किसके दरबार में थे? तो अष्टदिग्गज थे विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, कौन? कृष्णदेव राम, ठीक है। कृष्णदेव राम के जो दरबारी अष्ट दरबारी कवि थे उनको बोलते थे अष्टदिग्गज, ठीक है। उनके दरबारी कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी पूना, सी बम्बई और डी अडयार, ठीक है। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, ठीक है, वो कहाँ पर बनी थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी, ठीक है। 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इंडिया में जो इसका मुख्यालय था वो कहाँ था? अडयार में, ठीक। अडयार यानी मद्रास, अडयार यानी मद्रास। वर्तमान में उसको बोलते चेन्नई, ठीक। कहाँ पर? चेन्नई में। नेक्स्ट डॉट में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। मतलब कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? ऑप्शन ए 1929, बी 39, सी 1919 और डी 1928। तो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य बनाया गया था वो बनाया गया था कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? JL नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासतों या रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारत साम्राज्य का कितना भूक्षेत्र घेरा गया था? कितना भूक्षेत्र घेरा गया था? ठीक है, मतलब ब्रिटिश शासन के समय में भारत में जो है कई सारी रियासतें थीं। कितनी थीं? लगभग जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो भारत था वो 565 रियासतों में, यानी अंग्रेजों के टाइम में ये कितनी 565 देसी रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो उन रियासतों के पास उस समय कितना भूभाग था? करीब 40% भूभाग किसके पास था? इन रियासतों के पास। बाकी का जो 60% किसका हुआ? वो हो गया अंग्रेजों का। तो ये 40 लगभग कितना हो गया? 1/3। ठीक है, कितना था? 1/3 भाग, लगभग 1/3 भाग जो था वो किसके पास था? देसी रियासतों के पास था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर श्री जतिन गोस्वामी को ... में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कह रहे किस चीज़ के योगदान के लिए उनको सम्मान दिए गए हैं? तो श्री जतिन गोस्वामी जी थे, वो थे कौन? एक नृत्यकार थे जो कि उनको शातिया नृत्य, ठीक है, ये एक नृत्य की विधा है शातिया नृत्य, उसके लिए उनको कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है, शातिया नृत्य में इनको कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही होता है। आगे बढ़ते हैं कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो पहला कथन कह रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी में आमतौर पर फास्फोरस अधिक व पोटास कम होता है। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, फिर है जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पूर्वी तट के डेल्टा एवं नदी घाटियों में पाई जाती है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें कह रहे हैं कि पूर्वी तट के डेल्टा एवं नदी घाटियों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है हमारा, बी और सी इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत में लगभग 22% इस क्षेत्रफल में पाई जाती है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, कितने? लगभग 22% क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है, जो कि काफ़ी कैसी होती है? ये उपजाऊ मिट्टी है। ठीक, अब इसके दो प्रकार होते हैं जलोढ़ मिट्टी के। एक तो होती है बांगर, कैसी? एक बांगर, और दूसरी जो होती है खादर। एक होती है बांगर और दूसरी होती है खादर। ठीक, अच्छा, बांगर कौन सी होती है और खादर कौन सी होती है? ठीक, तो बांगर जो हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाएगी बांगर। ठीक, और नई जो जलोढ़ मिट्टी है वो कहलाएगी खादर। ठीक है, नई मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे? खादर। ठीक, नदियों के किनारे जब बरसात के टाइम में नदियाँ अपने उफान पर होती हैं तो अपने साथ साथ ये जब अपने तटों से बाहर निकलती हैं तो ये मिट्टी को बहा कर लाती हैं। ठीक है, और जैसे ही खाली होती है तो यहाँ पर ये नई मिट्टी छोड़ जाती हैं। इस नई मिट्टी को खादर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहे हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी कह रहे हैं कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल। और डी डची ग्राम, ठीक है, डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। ठीक, ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। लेकिन जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य का एक मयूरभंज जिला है, ये वहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है ये? उड़ीसा में, याद रखना, सिमलीपाल उड़ीसा, मयूरभंज जिला। ठीक है,
और क्यों इसका, इसमें सैमल का, ठीक है, सैमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से ये काफी फेमस है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण हैं। क्या कारण है? ए कह रहे कि सुविकसित सिंचाई प्रणाली, बी कृषि शाख की उपलब्धता, डी सरकारी कृषि क्रांति, सी उच्च उपज किस्म वाले बीजों की उपलब्धता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा सुविकसित सिंचाई प्रणाली, ठीक है। सुविकसित सिंचाई प्रणाली के वजह से हम लोग एक वर्ष में 3 फसलें उगा सकते हैं, ठीक है। क्या उगा रहे हैं? 3 फसलें उगा पाते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है, ठीक है। तो हमारा जो ग्लोब होता है उसमें जो 0 डिग्री वाली रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो रेखा है 13 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें से और हमारे इन 4 ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी दिया गया है केन्या, ठीक है। ये केन्या से भी होकर गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी केन्या। फिर है कि पृथ्वी पर सबसे सघनतम पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि प्लेटिनम, बी कॉपर, सी इस्पात और डी ओस्मियम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी ओस्मियम। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी ओसियम है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए 56वां प्रश्न है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 2 है, कह रहे वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, बी नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, सी है वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, डी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 2 दिया गया है वो है किसका? वो है कि संसद को ये अधिकार है कि वो इसमें अपने भारत में नए राज्यों को क्या कर सकती है? उसमें जोड़ सकती है या उनको प्रवेश कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? भाग 9 के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि संघ और राज्यों के बीच संबंध, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं कि वित्त संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी पंचायत और डी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक। तो भाग 9 के अंतर्गत आती है दोस्त ऑप्शन नंबर सी पंचायत, ठीक है। क्या आती है? पंचायत। और पंचायतों का जो स्वरूप है वो कैसा है? त्रिस्तरीय पंचायत है, ठीक है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। और जो पंचायती राज का उल्लेख एक हमें कौन सी अनुसूची में मिलता है? ये हमें मिलता है अनुसूची 11 में, ठीक है। अनुसूची 11 में पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। टोटल जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं? 12 हैं। संविधान के शुरुआत में कितनी थी? 8 थी, ठीक है। वर्तमान में 12 हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है, ठीक है। तो हम लोग आर्टिकल कौन से 226 के तहत उच्च न्यायालयों में क्या है? रिट दायर कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी रिट दायर करते हैं? तो उसमें कुछ रिटें हैं जो जारी की जाती हैं, हमने पढ़ा है कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, ठीक, एक परमादेश होती है, एक निषेध होती है और एक अधिकार प्रेक्षा, ठीक है, अधिकार प्रेक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने
किसी सदस्य को अपना उपसभापति या डिप्टी चेयरमैन चुनेगी, और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि आर्टिकल 370, बी अनुच्छेद 89, सी 377 और डी है अनुच्छेद 14। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 89। आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष राज्य का दर्जा था, जो कि अब हट चुका है। ठीक है, कब हटा था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये समाप्त हुआ है हमारा कब, 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया एक आर्टिकल 377। ठीक है, 377 में क्या है, 377 में भारतीय दंड संहिता के आर्टिकल 377 में जो समलैंगिकता है, ठीक है, समलैंगिकता को एक अपराध घोषित किया गया है। और आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में है यानी कानून सभी के लिए कैसा होगा, बराबर होगा, विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट, जीएसटी का अभिप्राय क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन जो लगभग आपको प्रत्येक सेट में मिल जाता है। तो ये रटा रटाया क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसका ये जो लागू हुआ था जुलाई 2017 से। कब से, जुलाई 2017 से। फिर कह रहे कैश रिजर्व रेशियो CRR क्या है, CRR क्या है। ठीक है, तो CRR जो होता है, हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताएंगे, हम डायरेक्ट समझते हैं। CRR होता है कि इसका मतलब है कि व्यापारी बैंक जितना कुल डिपॉजिट रिजर्व के तौर पर नकदी में या डिपॉजिट के तौर पर केंद्रीय बैंक में उसका अनुपात। ठीक है, CRR, ठीक है, CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, ये है कि मतलब कोई भी बैंक है उसके पास जो कुल डिपॉजिट है, ठीक है, कुल डिपॉजिट रिजर्व तौर के पास उसका RBI के पास। ठीक है, किसके पास, RBI के पास। नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है, भारतीय जो प्रायद्वीप है तो हमारा फैला हुआ है यहाँ आता है हमारा हिंद महासागर। ठीक, हिंद महासागर, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर अरब सागर। ठीक, तो इसमें से जो हमारा फैला हुआ है प्रायद्वीप वो फैला है कहाँ तक, हिंद महासागर से। ठीक, प्रायद्वीप क्या कहलाती, ऐसी भूमि जो 3 ओर से किससे घिरी हो, पानी से। किससे, पानी से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। फिर कह रहे कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि गुजरात, सेट बनाना है हमें। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत में जो है कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात से होकर गुजरती है, इसमें झारखंड दिया इससे भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। तो इनमें से गुजरती नहीं है किससे, असम से। तो इस इधर हमारा जो राइट आंसर होगा 1 2 4, 1 2 4 दिया गया है सी में। ठीक है, तो 8 राज्य कौन कौन से, 3 तो आपको यहाँ दिख गए, गुजरात, झारखंड और मिजोरम। इसके अलावा जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ठीक है, त्रिपुरा। ठीक, राजस्थान, आप लोग लाइन से पढ़ लीजिए एक बार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है उसकी जो दशा होती है वो होती है दोस्त दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर। कैसी होती है ये, दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा कंप्यूटर का पोर्शन। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, नए सिलेबस में आपको कंप्यूटर भी दिया गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर का पोर्शन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर,
वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल उपयोग के लिए जो पहला कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया था वो कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यूनिबैक। ठीक है, यूनिबैक जो कंप्यूटर है ये कॉमर्शियल उपयोग के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इसका जो प्रयोग था, इसका जो निर्माण था 1954 में। किसने? 1954 में जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि प्रोसेसर चिप की स्पीड को किस चीज़ में नापा जाता है? प्रोसेसर चिप की स्पीड को नापते हैं कह रहे MBPS में, MHz यानी मेगाहर्ट्ज में, और बिट्स प्रति सेकंड में या बाइट्स प्रति सेकंड में। तो प्रोसेसर चिप की स्पीड है, हम इसको मापते हैं मेगाहर्ट्ज में। किस में मापते हैं? मेगाहर्ट्ज में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल्य प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वो है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टोग्राफी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टोग्राफी। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 69वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, एंड्रॉयड है। ठीक है, मोबाइल में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिम्बियन या OS ये भी है ऑपरेटिंग सिस्टम। फायरफॉक्स है, ये क्या है? फायरफॉक्स जो है वो हमारा एक सर्च इंजन है। क्या है? ये एक सर्च इंजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, iOS ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का भाग नहीं है? होना चाहिए। ठीक है, भाग नहीं है तो ये है एक्सेस 2010 आउटलुक भी है, एक्सेल है, MSN मैसेंजर इसका भाग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 71 है कि डॉट एडिटर का उपयोग MX एक्सेल में मैक्रोज लिखने के लिए किया जाता है। मैक्रोज लिखने के लिए हम MX एक्सेल में किसका प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं दोस्त ऑप्शन नंबर ए, विजुअल बेसिक्स का। किसका? विजुअल बेसिक्स का। आगे बढ़ते हैं ईमेल का गठन किसने किया था? ईमेल का जो गठन है वो किसने किया था? ऑप्शन ए कह रहे कि रे टॉमिल्सन, बी मार्क जुकरबर्ग, सी बिल गेट्स और डी स्टीव जॉब्स। ठीक है, डी को क्या है? स्टीव जॉब्स। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? ऑप्शन नंबर ए, रे टॉमिल्सन्स। ईमेल का जो गठन किसने किया था? रे टॉमिल्सन्स ने। नेक्स्ट इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? यानी होगा हमारा क्या? MNP। ऑप्शन ए कह रहे हैं MNP, बी ISP, सी स्प्रेडशीट्स और डी सर्च इंजन। ठीक, तो इनसे तो मतलब नहीं है। MNP मतलब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी यही हमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमें इंटरनेट तक क्या है? पहुंच प्रदान करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ISP। आगे बढ़ते हैं, सिग्नल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सिग्नल ऐप ऑप्शन ए कह रहे हैं कि मोक्सी मर्ली स्पाइक के द्वारा, बी मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, सी जेफ बेजोस के द्वारा और डी एलॉन मस्क के द्वारा। ठीक है, तो जो सिग्नल ऐप है दोस्त वो किया गया था मोक्सी मार्ली स्पाइक के द्वारा। ठीक है, मोक्सी मार्ली स्पाइक के द्वारा। ठीक है, और जो मार्क जुकरबर्ग हैं वो हमारे मेटा ग्रुप के संस्थापक हैं। मेटा में कौन कौन से आते हैं? फेसबुक, ठीक, इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सअप, ये मेटा है। ठीक है, इसके संस्थापक हैं अपने मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, ये इन्होंने किया। जेफ बेजोस हैं, ये हैं अमेजन के। ठीक है, जेफ बेजोस जो हैं वो किसके हैं? अमेजन के हैं। और एलॉन मस्क, इनकी ये कंपनी चलती है एक्स स्पेस, जिसने ट्विटर को भी खरीद लिया है। ठीक है, ट्विटर भी अब इन्हीं के आधिपत्य में है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 66, बी 65, सी 67। ठीक है, तो जो हैकिंग की सिस्टम हैकिंग से संबंधित धारा है सूचना प्रौद्योगिकी में वो है 66। धारा कौन सी? धारा 66 है। ठीक है, जिसके तहत
क्या आता है, ये एक अपराध है, ठीक है। हैकिंग करना क्या है, एक अपराध है। नेक्स्ट है डीवीडी उदाहरण है। डीवीडी काय का उदाहरण है, तो डीवीडी उदाहरण है, डीवीडी है डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। तो ये है एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण। किसका है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77वां प्रश्न है कि सीएससी की स्थापना कब हुई थी। सीएससी मतलब कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्त, वो हुई थी कब, ऑप्शन नंबर बी 2009 में। कब हुई थी, 2009 में। फिर है ओपन आईओटी किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंध करता है। आईओटी, आईओटी मतलब आईओटी का मतलब होता है, आईओटी का जो अर्थ है वो है हमारा क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, ठीक है, वो इसमें से राइट आंसर होगा अपना, कौन से सेंसर की करता है ये करता है XGSN की। किसकी, XGSN की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट डॉट में हमारा पिछला अनुभव या अंतर्ज्ञान और आत्म जागरूकता शामिल है, ठीक है। किस चीज़ में है हमारा पिछला ज्ञान, ठीक, और आत्म जागरूकता अनुभव किस चीज़ में शामिल होता है, ये होता है हमारा जानकारी में। किस में, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जानकारी में। आगे बढ़ते हैं। शिवाय डॉट डॉट के शिवाय खाली स्थान के निम्नलिखित सभी हैडूप का सटीक वर्णन करते हैं। हैडूप का सटीक वर्णन करते हैं, कौन करते हैं, किसके अलावा, मतलब सभी करते हैं, किसके अलावा, रियल टाइम के अलावा, ठीक है। रियल टाइम के अलावा, रियल टाइम जो कोई भी डेटा है वो मतलब रियल टाइम का मतलब कि तात्कालिक समय का, लगभग उसी समय की वास्तविक घटना, ठीक है, या थोड़ी सी डिले, थोड़ी सी देरी से जो चीज़ हम तक पहुंच रही है सूचना, वो क्या कैसी है, वो रियल टाइम है, ठीक है, रियल टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आ जाता है हमारा यूपी स्पेशल का पोर्शन, ठीक है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी 20 नंबर का है, ठीक है। जो यूपी स्पेशल है वो भी हमारा इसमें 20 नंबर का होने वाला है। चलिए देखते हैं। इसका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला डॉट यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर मनाया जाता है, ठीक है। तो यूपी में जो कुंभ मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है, प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है, प्रयागराज में लगता है। और ये लगता है किसके, गंगा नदी के तट पर, ठीक है, गंगा यमुना नदी के तट पर ये लगता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, पहले ही हमारा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। मीनाक्षी मंदिर ये है तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर, तमिलनाडु में। सोमनाथ मंदिर राजस्थान में, ठीक है। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, ये है हमारा केरल में, ठीक है, केरल में। केरल में एक और मंदिर है वो शबरीमाला, ठीक है, जो कि पहले चर्चित हुआ था, चर्चा में आया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था, ठीक है। ऑप्शन ए जहांगीर, बी हर्ष, सी बाबर और डी हुमायूं। तो चित्रकारी का जो स्वर्णिम युग रहा उत्तर प्रदेश में, वो रहा दोस्त किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी का कैसा स्वर्णिम युग रहा है। आगे बढ़ते हैं।